हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं और वहाँ से आपको सैलरी मिलती है तो आपको हर साल जुलाई से पहले अपना आईटीआर फाइल कराना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फॉर्म अवेलेबल होता है आईटीआर फाइल करने के लिए, और अपनी आईटीआर फाइल कराने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जैसा आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आईटीआर के लिए फॉर्म अवेलेबल हो चुका है और जिसको फाइल करने की लास्ट डेट जुलाई होती है। तो जब आप अपना आईटीआर अब फाइल कराएंगे तो आपको कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके केस में आईटीआर 1 सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को हमारा बनाने का पर्पज़ यही है कि जब आप अपना आईटीआर फाइल कराएं तो आपको कुछ बातों को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। आखिर ये कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसके लिए आप आईटीआर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं होते फॉर्म आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप इन बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका लीगल एडवाइज़र आपका फॉर्म सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 वही कंडीशंस बताएंगे जो कि आपको अपने आईटीआर फाइल करने से पहले अपने माइंड में रखनी चाहिए, और इन सभी इन्फॉर्मेशंस के बेस पर ही आप अपना आईटीआर फाइल कराएं। और ये सभी इन्फॉर्मेशंस अपने लीगल एडवाइज़र को दीजिएगा अपनी आईटीआर फाइल कराने से पहले। तो पहली कंडीशंस तो है आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के लिए कि आप उस कंट्री यानी कि आप इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए। आप इंडिविजुअल हैं और रेसिडेंट इन इंडिया होने चाहिए। अब ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा, कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि आप इंडिया में रेसिडेंट थे या नहीं थे। देखिए, टैक्स डिपार्टमेंट में 3 स्टेटस बताए गए हैं आपको। पहला होता है रेसिडेंट, दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। अब यहाँ पर ये कौन सी कंडीशंस होती हैं कि जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि आप उस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के रेजिडेंट थे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे। तो अगर आपको इन डिटेल में समझना है और कैसे किसी इंडिविजुअल का या किसी भी फर्म का स्टेटस डिफ़ाइन किया जाता है कि वह पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंट थी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे या नॉन रेजिडेंट थे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जहाँ पर आप इन डिटेल में समझ सकते हैं। तो पहली कंडीशंस तो है आईटीआर 1 को सेलेक्ट करने के लिए कि आप इंडिविजुअल और रेजिडेंट इन इंडिया होने चाहिए, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि आपकी टोटल इनकम उस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो आपकी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की जो इनकम है वह 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, या 50 लाख तक के भी हो सकती है। अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप अपना फॉर्म आईटीआर 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी कंडीशंस यही है कि आपकी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इनकम 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर हम नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने लेट आउट किया हुआ है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और वहाँ से आपको किराए रेंट से इनकम होती है तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसे आपने लेट आउट किया है और वहाँ से आपको रेंट से इनकम होती है तो आप एलिजिबल हैं। अगर एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उन सब को आपने लेट आउट किया हुआ है और आपको वहाँ से रेंट मिलता है तो आप आईटीआर 1 सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगली कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकती है, वे भी आपके आईटीआर 1 में कवर है। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है और ये कैसी इनकम होती है, इसमें ये कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें आपकी कौन कौन सी इनकम आती है। तो सिंपल सी बात समझ लीजिए, जैसे आपके सेविंग बैंक अकाउंट है और वहाँ पर आपकी डिपॉजिट है और उस डिपॉजिट के ऊपर आपको हर 3 महीने में इंटरेस्ट जो मिलता है
तो वह आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाती है। तो चलिए अगर हम अगली कंडीशंस की बात करते हैं कि अगर आपके पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं और वहाँ से उस एक्टिविटी से जो आपको इनकम होती है वह आपकी 5,000 या उससे कम होनी चाहिए। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा आपकी उस फाइनेंशियल ईयर में इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी, तो आप ITR 1 सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर 5,000 या उससे कम है तो आप एलिजिबल हैं ITR 1 सेलेक्ट करने के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस है जिसको अक्सर इग्नोर किया जाता है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप कहीं पर जॉब करते हैं लेकिन आप उस कंपनी में डायरेक्टर भी हैं या फिर किसी और कंपनी में डायरेक्टर भी हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप ITR 1 सेलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब है आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। फिर अगर हम अगली कंडीशंस की बात करें, आपको ITR 1 सेलेक्ट करने के लिए आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स को होल्ड न कर रहे हों। मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर अपने आप को हर कंपनी लिस्ट कराती है और उसके शेयर्स उन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को लिस्ट नहीं कराती लेकिन उनके इक्विटी शेयर्स होते हैं और आपने उन अनलिस्टेड कंपनी के उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो भी आप उस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपना ITR 1 फॉर्म नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए अपनी ITR 1 को सेलेक्ट करने से पहले। सिंपल ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी सैलरी से इनकम होती है तो हमारे लिए ITR 1 ही फॉर्म अवेलेबल होगा। नहीं फ्रेंड्स, आप इन सब कंडीशंस को माइंड में रखिएगा और ये सभी डिटेल अपने लीगल एडवाइज़र को प्रोवाइड कराइएगा ताकि आपका लीगल एडवाइज़र आपका सही ITR फॉर्म सेलेक्ट कर सके। आप अगर ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो मे बी पॉसिबल उनसे आपका ITR फॉर्म सेलेक्ट करते हुए कोई गलती हो जाए। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आपको और बतानी है इस वीडियो में, हर साल आपका जो एम्प्लॉयर है आपको मई के मंथ में आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड कराता है, वे ज़रूर आप उनसे ले लीजिए क्योंकि फॉर्म 16 में ही आपकी टोटल डिटेल होती है सैलरी की, कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, आपका DA कितना था, आपका TDS कितना कटा है। क्योंकि आपका जो लीगल एडवाइज़र होता है जो आपका ITR फाइल करता है वह आपके फॉर्म 16 को आपके फॉर्म 26AS से मैच करता है। अब ये फॉर्म 26AS क्या होता है, अगर आप इस चीज़ के भी बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, वहाँ पर हम फॉर्म 26AS के बारे में इन डिटेल में आपके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं क्योंकि आपको जुलाई से पहले अपना ITR फाइल कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जहाँ पर हम आपको ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट बातों से रूबरू कराते हैं। तो तब तक के आप अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।